नमस्कार, मैं हूं राजीव। रविवार 9 अगस्त की सुबह सुबह एक महत्वपूर्ण खबर आई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से और उन्होंने यह बताया कि 101 रक्षा उत्पादों की एक सूची तैयार की गई है जिनके आयात पर रोक लगा दी जाएगी। यह रोक अभी एकदम तत्काल प्रभाव से नहीं है, बल्कि उसके लिए एक समय सीमा बनाई गई है जो अगले कुछ महीनों से कुछ वर्षों तक की है, अलग अलग सामानों पर कि किस पर कब से आयात पे रोक लगेगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो इसके चलते भारत के उद्योग जगत के लिए अवसर खोलेंगे, उसके बारे में खुद रक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी कि अगले 6 से 7 साल के अंदर करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके भारतीय उद्योग जगत को इस आयात प्रतिबंध के चलते मिलने की संभावना बनेगी। इसमें उन्होंने आगे बताया कि लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए के जो ठेके हैं वो नौसेना की तरफ से आएंगे। बाकी 1,30,000 करोड़ रुपए के ठेके थल सेना और वायुसेना की तरफ से आएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगले 6-7 साल की ही कहानी है, इस साल के वित्त वर्ष में भी 52,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि अलग से निकाल करके रक्षा मंत्रालय के बजट में से इस मद में रखी गई है कि जो पूंजीगत खरीद है वो घरेलू रास्ते से हो। इसके लिए ये 52,000 करोड़ रुपए अलग से निकाल के रख दिए गए। तो जाहिर है कि अब भारत में रक्षा उत्पादन के लिए जो मोमेंटम बनना चाहिए, जो गति बननी चाहिए, वो पहले से अब बहुत ज्यादा होने वाली है। तो इसका फायदा किन कंपनियों को मिलेगा, इसके बारे में यदि हमें समझना हो, खास तौर पे हमें अब यहां से अगर शेयर बाजार के नजरिए से देखें तो किन शेयरों पर निवेशकों को खास तौर पे ध्यान में अपने रखना चाहिए, उनमें दांव लगाना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं एम्बिट के सिद्धार्थ रस्तोगी से। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका। अब जैसे मैंने कहा कि अगर हमें वो कंपनियां चुननी है जिनको तुरंत अब फायदा होने वाला है सरकार के इस बड़े फैसले का, तो वो कौन सी कंपनियां हो सकती हैं आपकी नजर में? तो राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रण देने के लिए। मैं इस पूरे विषय को दो भाग में डिवाइड करना चाहूंगा। एक ऐसा जिससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है और दूसरा ऐसा जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पर, जैसा आपने बताया कि 101 आइटम है जिनमें से करीब 69 आइटम्स दिसंबर 2020 से ही रोक में आ जाएंगे। उसके बाद जो बाकी 30, 31, 32 आइटम है वो 21, 22, 23 और एक आइटम दिसंबर 24 में रोक दिया जाएगा। इससे सबसे बड़ी जो चीज गवर्नमेंट ने एक इंडिकेशन दिया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्पेंडिंग जो इंडिया के बाहर जा रही थी वो सारी की सारी इंडिया में ही रुकेगी। और इसके लिए आपको थोड़ा सा आंकड़े देखने पड़ेंगे। जो इंडिया का, जो भारत का रक्षा बजट है वो करीब 4,71,400 करोड़ का है। और उसके सामने जो हर साल गवर्नमेंट परचेज करती है वो करीब करती है 1.25 करोड़ की। अगर आप देखें तो पिछले 5-10 सालों में करीब लाख से 1.25 करोड़ के बीच में परचेज हुआ है। उसमें से गवर्नमेंट ने कहा है कि 52,000 करोड़ का जो परचेज है वो अगले 8 महीने में होगा FY21 के लिए। तो इससे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकलती है, जो हमारी PSU कंपनीज हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट में PSU कंपनी है, उनको इमीडिएटली बढ़ावा मिलेगा, उनको उनमें तेजी आएगी, क्योंकि ये सारे ऑर्डर जो अभी बाहर से भी प्रोक्योर कर सकते थे वो अब इंडिया से ही प्रोक्योर करेंगे। और गवर्नमेंट ने ये एक पूरी सीमा बांधी है कि 52,000 करोड़ अगले 8 महीने में इंडिया में ही खर्च होंगे। तो मेरा मानना है जो PSU डिफेंस सेक्टर है उसमें जबरदस्त बढ़त आएगी अगले कुछ दिनों में। ये तो एक कहानी हुई। अगर आप दूसरी तरीके से अगर इसको देखें तो लंबे समय से करने के लिए जो मैक्रो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा वो जबरदस्त आएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ने मई 2020 में एक पॉलिसी निकाली थी जहां पे गवर्नमेंट ने कहा था कि डिफेंस सेक्टर में FDI
49% से बढ़ करके 74% आएगा। तो इसका एक डुअल बेनिफिट क्या होगा कि गवर्नमेंट की ये जो कंपनियां हैं उनमें हम शायद डाइवेस्टमेंट भी देख सकते हैं, जो अभी हम कुछ ऑयल और गैस कंपनियों में देख रहे हैं, हम शायद उसी तरीके का डाइवेस्टमेंट इन पीएसयू डिफेंस कंपनी में भी देख सकते हैं, जो हो सकता है इमीडिएटली नहीं हो, जिसके लिए कुछ 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लगे, लेकिन आगे की गतिविधियां वो अच्छी रहेंगी। तो दोनों हिसाब से पीएसयू डिफेंस सेक्टर शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी उच्च दिख रहा है। लेकिन यहाँ सिद्धार्थ, सरकार का एक बड़ा जोर इस बात पे भी रहा है कि जो हमारे देश की निजी कंपनियां हैं वो भी रक्षा उत्पादन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। निजी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम योजनाएं बनी हैं और हम जानते हैं सरकार किस तरह से खुले मन से इसके लिए प्रयास कर रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी हमारे देश का जो निजी क्षेत्र है वो रक्षा उत्पादन में इतना सक्षम है कि जो सामान, जो 101 वस्तुओं की सूची तैयार की गई है उनमें से कुछ चीजें मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। और इनमें कोवर्ट वॉरशिप है, युद्धपोत, तोप है, सोनार सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइट है, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, पनडुब्बी, रडार, जो क्रूज मिसाइलें हैं युद्धपोत पे तैनात की जाने वाली, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, लंबी दूरी वाली क्रूज मिसाइल है, इस तरह की चीजें हैं। इसमें आगे देखें तो इसमें आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, लाइट मशीन गन, बैलिस्टिक हेलमेट, रॉकेट लॉन्चर, सिमुलेटर, फास्ट अटैक बोट, एंटी सबमरीन रॉकेट, इस तरह की चीजें हैं। आगे सैटेलाइट टर्मिनल्स जैसी चीजें हैं इसमें। तो जो इस बड़े स्तर की चीजें हैं रक्षा उत्पादन में, और खास तौर पे जहाँ पे बहुत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होना है, ऐसी तकनीक जो शायद भारतीय निजी उद्योग के लिए अभी तक शायद उनकी पहुंच से दूर रही है, तो इसमें अचानक से हमसे कहा जाए कि हम अपना आयात रोक रहे हैं और आप आइए हम इन सारी चीजों को बनाइए, तो क्या वो संभव होगा? या फिर जो हमारी जो डिफेंस पीएसयूज हैं, रक्षा पीएसयूज हैं, जो पहले से ये सब काम करती रही हैं, इन सब चीजों में बहुत सारी चीजें वो पहले से बनाती रही हैं, या अगर उन्हें कुछ बाहर से हल्की फुल्की तकनीकी मदद मिले तो वो खुद इन चीजों को करने में सक्षम है, पहले फायदा उनको ही मिलने वाला है। राजीव, इसके लिए मैं एक तुलसीदास का एक बड़ा बढ़िया दोहा सुनाता हूं। तुलसीदास ने कहा था, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए, पलाई पुसाई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो शायद ये जो आज रक्षा मंत्री ने जो हमको ये जो 4 लाख करोड़ का जो एक डाइवेस्टमेंट या ये जो एक हमको रास्ता दिखाया है, ये शायद पूरे देश की अर्थव्यवस्था के जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसमें दूसरी सबसे बड़ी योजना है। पहली सबसे बड़ी योजना थी जो क्रेडिट गारंटी फंड था, जिससे पूरी जो एसएमई और एमएसएमई की इकोनॉमी चल पड़ी थी। ये दूसरी सबसे बड़ा मूव है। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि इससे प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर आप भारत की 73 साल की 74 साल की अगर आप इंडिपेंडेंस से देखते हैं समय, तो जितनी भी कंपनियां इंडिया में आई वो टेक्नोलॉजी लेकर के आई। इंडिया के पास रॉ मटेरियल है, इंडिया के पास लेबर है, इंडिया के पास इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, लैंड है, सब कुछ है, शायद विदेशी तकनीक नहीं है। और इसी कारणवश अब तक प्राइवेट सेक्टर में निवेश नहीं हो रहा था डिफेंस के मार्फत। लेकिन ये जो मई में जो इन्होंने जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 49% से 74% का एफडीआई लिमिट उन्होंने खोल दी है, उसकी वजह से काफी सारी फॉरेन और इंडियन पार्टनरशिप मिल करके जितने भी आपने नाम लिए, जितने भी आपने इक्विपमेंट के नाम लिए, शायद 1.5 से 2 साल के अंदर वो रियलिटी होगी। और ये गवर्नमेंट को पता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले इकोसिस्टम एनवायरनमेंट तैयार किया, फिर पॉलिसी लाए, रिवर्स नहीं किया। तो मेरा मानना है कि छोटे समय में हो सकता है, जैसा आप कह रहे हैं, कुछ बड़े ग्रुप्स आज कुछ बड़े ग्रुप्स, कॉर्पोरेट ग्रुप्स इंडिया के ऑलरेडी डिफेंस में काफी मजबूत है, काफी उनकी पकड़ है।
लेकिन सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, उसमें बढ़त बनाने के लिए टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना होगा और उसके लिए एफडीआई की साझेदारी होगी। तो अगर आप देखें अगले 1.5, 2, 3 साल के अंदर तो शायद प्राइवेट सेक्टर डिफेंस सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर होगा सेक्टर के हिसाब से, जो उभरेगा, जो आज शायद अंडरमाइन हो रहा है। ये मेरा मानना है। यहाँ सिद्धार्थ कुछ नॉन बिलीवर्स हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र में रक्षा उत्पादन हो, ये सिर्फ मोदी सरकार की सोच रही है। इससे पहले भी तमाम सरकारों ने इसके लिए प्रयास किए हैं और 20-25 साल हो गए जब निजी क्षेत्र को आमंत्रण दिया जाता रहा कि आप आइए और रक्षा उत्पादन शुरू कीजिए, लेकिन अभी तक वो कुछ खास बना नहीं पाए ऐसा जिसको सेना हमारी खरीद सके, थल सेना, नौसेना या वायुसेना खरीद सके। अभी तक निजी क्षेत्र की ओर से उत्पादित कुछ चीजें बड़ी मात्रा में उनके पास जाती हों, कुछ गाड़ियां वगैरह जरूर जाती हैं, लेकिन इसके अलावा जो बिल्कुल आप हार्डकोर मिलिट्री इक्विपमेंट कहते हैं या इस तरह की चीजें, वो शायद आपूर्ति करने में निजी क्षेत्र बहुत आगे, बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाया है। तो आगे भी उनसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर के कुछ लोग बड़े संदेह वाली नजर से देखते हैं। तो देखिए, नेसेयर्स जो है, जो जिनकी नकारात्मक सोच है, वो हमेशा ही इस विषय में अपनी पुष्टि नहीं कर पाएंगे। आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। आज के दिन में एक इंडिया की ही कंपनी है जिसने लड़ाकू विमान बनाए। आज से पहले कोई भी इंडिया की कंपनी ने लड़ाकू विमान नहीं बनाए थे। उसी तरीके से कुछ वर्ष पहले एक इंडिया की इंडिजिनस कंपनी ने ही हेलीकॉप्टर बनाए इंडिया में, जो इंडिया में पहले कभी नहीं बने थे। एक समय आता है जो देश में परिवर्तन देखता है, और आज शायद वही समय परिवर्तन का आ गया है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर को ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि गवर्नमेंट उनके पीछे है। अगर वो अच्छा काम करेंगे, अगर उनकी मंशा अच्छी है, तो वो टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, और उसके बाद एक बड़ी अच्छी तरीके से डिफेंस में अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम लोग हर समय चाइना से अपना कंपैरिजन करते हैं कि चाइना में ये इक्विपमेंट होता है, वो इक्विपमेंट होता है। चाइना हर चीज का रेप्लिका बनाता है, हर चीज का डुप्लीकेट बनाता है, हर चीज का वो एक कम कॉस्ट पर बढ़िया प्रोडक्ट आउटपुट करता है। टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल्स, हमारी कैपेबिलिटी और बाहर की टेक्नोलॉजी ने ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया है कि वो आज टू व्हीलर्स इंडिया में नहीं बल्कि सारे विश्व में कंज्यूम हो रहे हैं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और आप माने या ना माने, इन टू व्हीलर्स में कोई इतनी सुपर खासियत नहीं है कि चाइना उसका रेप्लिका नहीं कर सकती। लेकिन टू व्हीलर्स ऐसी स्पेस है जहां चाइना कहीं भी खड़ी नहीं हो रही है। ग्लोबल आप प्लेटफॉर्म पे देख लें, बाकी सब प्रोडक्ट्स में चाइना है, सिर्फ टू व्हीलर्स एक ऐसा स्पेस है जहां पे चाइना की गतिविधि एकदम भी नहीं है। सो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर की मंशा है, अगर उनके पास विलिंगनेस है, जो मुझे दिख रही है अभी लोगों में आ रही है, और जिनको पता है कि अगर हमने टेक्नोलॉजी पार्टनर सही चुना तो प्राइवेट सेक्टर डिफेंस में बहुत अग्रसर होगा। और आप ये जो बात कर रहे हैं, हर साल डिफेंस बजट का करीब 1/4 हिस्सा बाहर जाने की बनस्पत सिर्फ अंदर नहीं रहेगा। और आपको पता है कि जो हमारा पूरा बजट है उसका करीब नाना करके भी हर बार 15 से 20% डिफेंस के लिए एलोकेट होता है। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो हम बाहर दे रहे थे, चाह करके या ना चाह करके। अब शायद वो पैसा अंदर रहेगा। उससे 2-3 बड़ी चीजें होंगी। एक तो रुपया जो बाहर जा रहा था, जो हमें डॉलर भेजने पड़ रहे थे बाहर, वो नहीं भेजने पड़ेंगे। हमारी उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी में जबरदस्त तेजी आएगी। तो यहाँ सिद्धार्थ, आपकी बातों का एक मोटा मतलब ये है कि फिलहाल अगर सबसे फौरी फायदा यदि कहीं पे मिलना है तो वो डिफेंस पीएसयूज है, और निजी क्षेत्र में भी जो रक्षा कंपनियां हैं उनमें हम अवसर खोज सकते हैं। मैं जानता हूँ आप चुनिंदा कंपनियों के नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ आप फिल्टर्स बता सकते हैं, कुछ पैमाने बता सकते हैं जिनके आधार पे जो निवेशक हमारे हैं वो बाजार में इन मौकों को तलाशना चाहें कि कहाँ रक्षा क्षेत्र में जो ये संभावना खुल रही है उसका फायदा उठाने के लिए वो दांव लगाएं। तो फिल्टर्स आपके क्या हैं?
तो मेरे मेरे फिल्टर्स बड़े सिंपल से होंगे। ऐसे फिल्टर्स चुनने की कोशिश करें जो सबसे पहला, जिनमें लेवरेज एकदम नेग्लिजिबल हो, क्योंकि जहां पे भी लेवरेज आ जाता है वहां पे दुर्घटना होने की स्थिति ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक तो पहला पहला चीज वो देखें। दूसरा चीज ये देखें, ऐसे जिनके पास मोनोपोली है उन प्रोडक्ट्स में, जिनके मल्टीपल सप्लायर्स नहीं है। तो अगर डिफेंस उन पे डिपेंडेंट है उनसे प्रोक्योर करने के लिए, देन उनका चांस कम है कि वो डिफेंस उस प्रोक्योरमेंट को रोक सके। तो अगर आप ये दो बेसिक फिल्टर भी लगाते हैं तो शायद आपको गिरावट का चांस कम मिलेगा और आपको अगले 3 से 5 साल के अंदर जबरदस्त बढ़ावा देखने को मिल सकता है। जी सिद्धार्थ, इन सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए, इन बातों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। मैं आशा करता हूं कि ये जो रक्षा मंत्री की के वचन है, जो रक्षा मंत्री की सोच है, इससे ना कि पूरे डिफेंस सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूरे इंडियन इकोनॉमी को एक भरपूर जोर मिलेगा। जय हिंद।